नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य कारणों से आपके समक्ष मैं बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा था। लेकिन आपने इतने सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, आखिरकार आपके समक्ष मुझे आना ही पड़ा। तो चलिए ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ख़ास है, ख़ासकर बिहार के उच्च शिक्षा संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ऑलरेडी फ़ॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इनके लिए ये सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो पे आगे बढ़ूँ इससे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज का सेगमेंट कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं उनके संबंध में कुछ विरोधाभासी बातें बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ या इनके विरोध में कह रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ही तटस्थ, अनबायस्ड हुए बिना और पूरी तरह से जो सत्यता है वही आपके समक्ष रखूँगा। इसमें बहुत सारे सेगमेंट पे आज कवर अप करने का प्रयास मेरा होगा, खासकर अभी बहुत सारे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में भी केस करने गए हुए हैं। सोमवार को उनकी लिस्टिंग भी है, इसी सोमवार यानी कि परसों दिन उस केस की लिस्टिंग है। उन लोगों का मानना है कि सोमवार को पूरी वैकेंसी प्रक्रिया पे पुनः से रोक लग जाएगी, स्टे लग जाएगा। तो क्या ये इस पर क्या स्थिति हो सकती है? स्टे की कितनी संभावनाएँ हैं? और दूसरी बात आयोग अभी क्या कर रही है? चूँकि माननीय न्यायालय की तरफ से वैकेंसी को आगे कंटिन्यू करने का ऑर्डर आ चुका है। आगे प्रोसेस को, प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में आयोग अभी क्या कर रही है? क्यों डिले हो रहा है? और आयोग की लेटेस्ट क्या गतिविधि है? इन सभी मुद्दों पे बारी-बारी बात करेंगे। सबसे पहले अभी आप अवगत हैं कि मुख्य रूप से 3 विषयों की औपबंधिक सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है। मुझे मालूम है कि इन सब बातों से आप ऑलरेडी अवगत होंगे, जिसमें कि मैथमेटिक्स है, उर्दू है और बांग्ला। ये 3 विषय आयोग के द्वारा जारी की गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो साइकोलॉजी के थे, फिलॉसफी के थे, मैथिली के थे, एनवायरमेंटल साइंस के थे, साहित्य के थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि उनके विषय की कहीं न कहीं जैसे साइकोलॉजी हुआ, मैथिली हुआ, फिलॉसफी हुआ, इन विषयों में तो इंटरव्यू हो चुके हैं, मात्र रिज़ल्ट प्रकाशन करना है। लेकिन इसमें भी कुछ सीटें घटी-बढ़ी हैं किसी-किसी स्पेसिफ़िक कैटेगरी में, तो उसमें भी शायद साक्षात्कार होने की प्रबल संभावनाएँ हैं। तो ऐसी स्थिति में यह उम्मीद थी आयोग के द्वारा कि उन विषयों के साक्षात्कार के लिए यहाँ पे समय तिथि जारी की जाएगी। चाहे साइकोलॉजी की बात हो, मैथिली की बात हो, फिलॉसफी की बात हो या नहीं तो एनवायरमेंटल साइंस का देखने को मिलेगा, साहित्य का देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के विपरीत आयोग सरप्राइज़ देते हुए यहाँ पर उन विषयों के बारे में, उन विषयों के इंटरव्यू की लिस्ट न जारी करते हुए, यहाँ पे एक फ्रेश सब्जेक्ट यहाँ पे ले आता है मैथमेटिक्स, उर्दू और बांग्ला। ये थोड़ा सरप्राइज़ रहता है, तो फिर ऐसे अभ्यर्थी जो साइकोलॉजी के हैं, फिलॉसफी के हैं, मैथिली के हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा, उनके में इतनी प्रोसेस देर क्यों लग रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? एक तरफ उनको यह भी डर सता रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि माननीय हाई कोर्ट में जिनको कहीं न कहीं जो अपेक्षित उनको परिणाम थे कि माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर आएँगे, वो ऑर्डर नहीं आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए इस वैकेंसी को कोई रोकने के लिए गया है, कोई स्टे लगाने के लिए गया है, कोई अमूलचूल परिवर्तन, संशोधन के लिए गया हुआ है। तो अभ्यर्थियों के मन में ये भी दुविधा है कि पूर्व में लगभग 1 डेढ़ 2 सालों से ही वैकेंसी रुकी हुई है। तो कहीं ऐसी स्थिति पुनः ना आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की वजह से फिर से वैकेंसी रुक जाए। आखिर क्यों साइकोलॉजी विषय में, मैथिली विषय में, फिलॉसफी विषय में आयोग ने उसे क्यों नहीं कंटिन्यू किया, इन नए विषयों को क्यों लाया? तो सबसे पहली बात ये है कि इन विषयों में कुछ कुछ आमूल-चूक संशोधन वाली बातें थीं। जैसे क्या? आप अवगत हैं कि साइकोलॉजी विषय हो या फिर मैथिली हो या फिर जितने भी विषय अभी इंटरव्यू के लिए बाकी हैं या जिनका रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाना बाकी है, उसमें रोस्टर चेंज हुआ है। रोस्टर चेंज इन द सेंस कि जो बैकलॉग की सीटें थीं, वो बाय फॉरगेट पहले की वैकेंसी में नहीं थी। अब की वैकेंसी में बैकलॉग की सीटें अलग से दर्शाई गई हैं और उसमें भी बैकलॉग की सीटें बाय फॉरगेट करने के बाद कुछ रिवाइज़ रोस्टर को एक बार पुनः से संशोधन करने के बाद कुछ सीटें एक दूसरे कैटेगरी में इंटरचेंज भी हुई है। जैसे कि अगर किसी विषय में एससी कैटेगरी में सीटें अधिक थी, एसटी में अधिक थी, ईबीसी में अधिक थी, तो वो सीटें बीसी में गई हैं। किसी-किसी में जनरल कैटेगरी में अधिक थी, तो वो भी बीसी कैटेगरी में गई हैं। किसी में बीसी से कट के जनरल में गई हैं। तो मतलब अलग-अलग, अलग-अलग विषयों की अलग-अलग कहानी है, अलग-अलग इंटरचेंजेज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफ़िक कैटेगरी में सीटें घटी हैं, किसी स्पेसिफ़िक कैटेगरी में ही सीटें बढ़ी हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में जब साइकोलॉजी का इंटरव्यू हो चुका था, मैथिली का इंटरव्यू हो चुका था, फिलॉसफी का इंटरव्यू हो चुका था,
अगर इसमें केवल नाम के लिए कुछ और इंटरव्यू लिए जाने थे सीट इंटरचेंज होने के बाद, तो इसका न आना, इसके पीछे की सबसे बड़ी पहली वजह तो यह है कि ये कहीं न कहीं लॉ एक्सपर्ट से ये सुझाव ले रहे थे, चूँकि आयोग भी नियुक्ति के लिए जवाबदेह है, लेकिन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ानी है, इन्हें भी लॉ एक्सपर्ट से चीज़ों को समझना होता है। तो अभी तक जो सूचनाएँ प्राप्त हैं कि आयोग लॉ एक्सपर्ट से ये बातें पूछ रहा था, ये जानकारी लेना चाह रहा था कि हमें आगे का प्रोसेस अब क्या करना चाहिए? क्या साइकोलॉजी में बिना इंटरव्यू लिए ही रिज़ल्ट प्रकाशित कर दें? मैथिली में बिना इंटरव्यू लिए ही रिज़ल्ट प्रकाशित कर दें? या फिर इंटरव्यू लेना उचित होगा? एक्चुअल में बात ये है कि जो सीटें बढ़ी हैं जिस-जिस कैटेगरी में, वास्तव में उस जितनी सीटें बढ़ी हैं, उससे ज़्यादा ऑलरेडी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हो चुका है। जैसे कि अगर मान लीजिए साइकोलॉजी विषय में अगर 17 सीटें बीसी कैटेगरी में बढ़ी हैं, यानी फ्रेश 51 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेना होगा आयोग को। लेकिन जो 17 सीटों का इंटरव्यू आयोग लेगा, पूर्व में जिन-जिन अभ्यर्थियों को उस कैटेगरी में बुलाया गया होगा, उनसे तो नीचे ही कैटेगरी के, उनसे नीचे ही एपीआई स्कोर वाले अभ्यर्थी होंगे। ऐसी स्थिति में उनके होने की संभावनाएँ बिल्कुल ही नगण्य हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरव्यू देने जाएँगे, उनसे ऊपर के 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू दे चुके हैं। मतलब जिनका जितना उनका स्कोर है, उससे 3 टाइम्स अबव, उनसे 3 गुना अभ्यर्थी, उनके स्कोर से 3 गुना अधिक अभ्यर्थी इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके चयन होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। इसलिए आयोग के पास ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट की कमी है। तो यही सब दुविधाओं में कहीं न कहीं आयोग अभी कशमकश में पड़ा हुआ है, लेकिन प्रबल संभावना है कि साक्षात्कार इन विषयों के होंगे, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मैथिली हो, फिलॉसफी हो। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि वैसे तो आयोग के माननीय न्यायालय के द्वारा जिन विषयों में इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, जॉइनिंग हो चुकी है, उसमें भी एक्सरसाइज़ करने की बात कही गई थी और मूल रूप से उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा हिंदी विषय को, क्योंकि जिन-जिन विषयों की जॉइनिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ा विषय अगर कोई है, तो वो हिंदी विषय है। तो ऐसी स्थिति में कई अभ्यर्थियों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या हिंदी विषय में भी पुनः से साक्षात्कार देखने को मिल सकता है? क्या हिंदी विषय में भी कुछ एक्सरसाइज़ देखने को मिल सकती है? तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि येस, ऑर्डर के अगर अनुसार हम देखें तो हिंदी विषय में भी एक्सरसाइज़ करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा या आयोग के द्वारा हिंदी विषय में एक्सरसाइज़ करने वाली बातें, ऐसा कोई स्पष्टीकरण हुआ नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो आरटीआई के माध्यम से शिक्षा विभाग से या नहीं तो आयोग के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। या नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो आजकल आयोग भी जा कर के मिल ला रहे हैं आयोग के सदस्यों से। तो अगर आप ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो हिंदी विषय के हैं, तो आप चाहें तो आयोग से संपर्क करें या तो आरटीआई के माध्यम से या स्वयं जा कर के वहाँ पे पता करें कि क्या हिंदी विषय में भी एक्सरसाइज़ होगी? क्या हिंदी विषय में भी आप सीटों को एक्सरसाइज़ करने के बाद इंटरव्यू वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? इसके बारे में स्पष्टीकरण तो आयोग ही जवाब दे सकता है। बाकी अन्य विषय जो फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, मैथिली, एनवायरमेंटल साइंस, साहित्य हैं, इन विषयों के साक्षात्कार में जो देरी हो रही है, उम्मीद थी कि आज सैटरडे, आज इस सप्ताह का आखिरी दिन था। आज कम से कम कोई न कोई सूचनाएँ देखने को मिलेंगी, लेकिन आज भी निराशाजनक स्थिति रही। आज भी इन विषयों के बारे में कोई सूचनाएँ प्रकाशित नहीं हुई। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में सूचनाएँ देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप सभी अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत ज़्यादा बेसब्री या बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार कर लिया है, कहीं न कहीं आपके भी इंतज़ार की अब सीमा की पराकाष्ठा हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के द्वारा अगले सोमवार से एक अभियान चलाने के बारे में सोचा गया है, जिससे कहीं न कहीं एक अनड्यू प्रेशर आयोग पे बने ताकि इन विषयों के साक्षात्कार या फिर किसी भी विषयों के साक्षात्कार के बारे में आयोग सोचे जल्द से जल्द। ओके? तो नेक्स्ट सोमवार जो अपकमिंग सोमवार है 2 दिनों बाद आयोग को इन सब चीज़ों पे एक्शन लेने के लिए एक छोटी-सी पहल होगी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा। आप हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आप मुहिम में जुड़ सकें और आप अपने लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो केस हार गए थे माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और उनकी लिस्टिंग सोमवार को ही है, ऐसी सूचना प्राप्त है, सोमवार को ही है। उसमें मुख्य रूप से 2-3 पिटिशनर हैं, 2-3 पार्टीज़ हैं जिनका मुख्य रूप से जैसे एक डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं और इसी प्रकार अन्य भी 2-3 हैं, एक संजय जी हैं, डॉक्टर संजय सर और एक राजेश कुमार चौधरी जी हैं, डॉक्टर राजेश कुमार चौधरी सर। तो ऐसे ही 2-3 लोग अपना-अपना केस लेकर के वहाँ पे गए हैं। लेकिन वहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिले। अच्छा, सबसे पहली बात कि इन लोगों द्वारा जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, एसएलपी डाला है, इनमें से प्रमुख लोगों का यह कह के सबको यह कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पूरी वैकेंसी को इस सोमवार को स्टे लगा देंगे। इन लोगों द्वारा अपने-अपने ग्रुप के माध्यम से या फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह से बढ़-बढ़ के बातें कही जा रही हैं कि सोमवार को स्टे लगा देंगे, अन्यथा गर्मी की छुट्टी से पहले ही स्टे लगा देंगे इस पूरी वैकेंसी पर। ये बहुत ही हास्यास्पद है अगर ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। क्यों हास्यास्पद है? सबसे पहली बात, स्टे इतना सामान्य प्रोसेस नहीं है कि पूरी वैकेंसी प्रक्रिया पर आप एक डेट में गए, आज लिस्टिंग हुई और तुरंत माननीय न्यायालय स्टे लगा देगा। आपको भी याद होगा इस नियुक्ति प्रक्रिया में पटना हाई कोर्ट द्वारा माननीय संजीव प्रकाश शर्मा सर द्वारा स्टे लगाने से पहले न जाने कितने डेट पर बहस हुई। जब पूर्ण रूप से वह आश्वस्त हो गए कि नहीं, इस वैकेंसी में ज़रूर कुछ न कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ न कुछ बहुत बड़ा लूप होल है, चाहे रोस्टर को लेकर के हो, सीटों के आवंटन को लेकर के हो, जब वो संतुष्ट हो गए पूर्ण रूप से, तब जाकर के उन्होंने स्टे लगाया। लगभग 8-10 महीने की बहस के बाद स्टे लगाया है, न कि पहले ही डेट पर तुरंत स्टे लगा दिया। तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं, यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं और तुरंत स्टे लग जाएगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में तारीख ही इतने दिनों बाद आती है। इतने दिनों बाद तारीख आती है और वहाँ पे स्टे वाली बात कैसे आप सोच रहे हैं? पहली बात तो यह ऑर्डर किसके द्वारा आया हुआ है? चीफ जस्टिस माननीय हाई कोर्ट पटना के चीफ जस्टिस के द्वारा ये ऑर्डर आया हुआ है और उस ऑर्डर पर बिना सोचे-समझे, बिना सरकार के पक्ष को जाने, अभ्यर्थियों के कहने पे तुरंत स्टे लग जाएगा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं? और इस आधार पर आई एम सॉरी, ये हो सकता है ये मेरे वीडियो कुछ लोगों को के लिए पीड़ादायक हो, लेकिन मैं कहने के लिए बाध्य इसलिए हो गया हूँ। देखिए, अमूमन जिन लोगों द्वारा केस किया गया वो मुख्य रूप से अतिथि शिक्षक हैं। आप सभी अतिथि शिक्षक जानते थे, जब जॉइन कर रहे थे तभी यह जानते थे कि सरकार द्वारा जो नोटिफ़िकेशन जारी की गई थी आपके असिस्टेंट गेस्ट टीचर की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि परमानेंट वैकेंसी आने के बाद या अस्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के चयन होने के बाद आपकी नौकरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा स्पष्ट रूप से उसमें ज़ाहिर था। तो इसके बावजूद जब यह सत्य से आप अवगत हैं, इसके बावजूद अपने जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा लिलिप्सा लेकर के रहना या फिर यह उम्मीद लगाना कि नहीं कुछ न कुछ तो इसमें होगा। बहुत सारे ऐसे केस करने वाले जो पार्टीज़ हैं उनको ये लगता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस को लिंगर करके 2026 तक अगर खींच देंगे तो 2026 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में किसी प्रकार का अनड्यू प्रेशर बनेगा जिसके माध्यम से उन्हें अस्थायित्व कर दिया जाएगा, अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। तो यह पूर्ण रूप से एक मिथक स्वप्न है। मैं तो यही कहना चाहूँगा यह पूर्ण रूप से एक मिथक स्वप्न है। क्यों? क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया अब इतनी ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली है। पूरी संभावना है कि अक्टूबर आते-आते, अक्टूबर-नवंबर आते-आते ये पूरी वैकेंसी ही समाप्त हो जाए, पूरी वैकेंसी संपन्न हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर भी सेम उसी तरह के अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया है। अभी जो डबल बेंच द्वारा या फिर चीफ जस्टिस द्वारा जो एलपीए का ऑर्डर आया, उसमें क्या आपको देखने को मिला? आपने एलपीए के ऑर्डर में देखा होगा, कुछ भी ऑर्डर नहीं था। मात्र मुख्य रूप से ये ऑर्डर था कि हाँ, आप सब्जेक्ट को यूनिट मानिए, ना कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानिए। मुख्य रूप से मात्र एक ही ऑर्डर में देखने को मिला पॉइंट कि आप सब्जेक्ट को यूनिट मान करके वैकेंसी को लाइए, ना कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानिए। बाकी बहुत सारे केसेस किए गए थे और हास्यास्पद बात ये है कि इसमें जितने अभ्यर्थी केस किए थे, वो एक-दूसरे के ही कहीं न कहीं काउंटर पार्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थे। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि ये वैकेंसी ही रद्द कर दी जाए, इस वैकेंसी में नियमों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया है। कुछ का कहना था कि नहीं, नहीं, इसमें नियमों का अनुपालन सही ढंग से हुआ है, लेकिन बैकलॉग को यहाँ नष्ट किया जा रहा है, बैकलॉग के हितों की रक्षा की जाए। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पे बैकलॉग भी सही से पालन हुआ है, वैकेंसी सब कुछ सही से पालन हुआ है।
इसमें कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूर्व में वैकेंसी निकाली गई थी, उसी के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया हो। तो बहुत सारे पार्टीज़ थे, अलग-अलग, अलग-अलग, भिन्न-भिन्न जो पार्टीज़ थे, वो सभी पार्टी अपने आप में ही एक-दूसरे के केस को उलझा दिए और उसका दुष्परिणाम यह निकल के आया कि ऑर्डर में कहीं न कहीं उन सबको डिसमिस कर दिया गया या फिर उनको अनसुना करके उन्हें खारिज कर दिया गया। और अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक वही सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक जितने पार्टीज़ गए हैं, मैं सबसे अवगत हूँ। जितने भी पार्टीज़ गए हैं, सबसे अवगत हूँ और ये लोग अच्छे खासे मात्रा में फंड भी अरेंज कर रहे हैं, गेस्ट टीचरों के माध्यम से मुख्य रूप से। तो देखिए ठीक है, अपने-अपने स्तर से सभी अपने-अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे गेस्ट टीचर के भी मैसेज मुझे आते हैं कि सर मुझे क्या इन फंड में पैसा देना चाहिए? क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए? तो देखिए मैं आप ऐसे जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, आप स्वविवेक के आधार पर आप चाहें तो उनको मदद दे सकते हैं। यह आपकी स्वयं की राय होगी, आपकी स्वयं की इच्छा होगी। लेकिन अगर आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है वहाँ के निर्णय के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर आएगा, तब तक ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही संपन्न हो जाएगी। और जो पार्टीज़ के लोग कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में तुरंत ही रोक लगा दी जाएगी, ये बिल्कुल हास्यास्पद है और ये बचकानी जैसी बातें हैं। आप अपने से सोचें, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं जो उनके द्वारा और आयोग सॉरी सुप्रीम कोर्ट मात्र 1-2 अभ्यर्थी के कहने पर तुरंत से रोक लगा देगी। वाह रे वाह! यहाँ पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आने में 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। सरकार को ऑर्डर लेकर के आने में और यहाँ पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम तुरंत जाकर के रोक लगा देंगे और ऑर्डर लेकर के आ जाएँगे। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और यह कहीं न कहीं एक तरह से इसे मैं ख़ैर बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस यही कहूँगा कि मेरी जो सोच कहती है सुप्रीम कोर्ट में जो केस करने के लिए गए हैं, वो समय और वक़्त की बर्बादी है, पैसे की भी बर्बादी है। वैसे वो स्वतंत्र हैं, सभी यहाँ पर स्वतंत्र हैं केस करने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का एलाइड विषय को लेकर के भी केस है। हाई कोर्ट में भी फ्रेश केस लोग कर रहे हैं एलाइड विषय को लेकर के। ये भी बड़ा हास्यास्पद है। स्टैट्यूट में स्पष्ट रूप से यह कहा जा चुका है कि एलाइड विषय आयोग के अधीन होगा, एक्सपर्ट के अधीन होगा, किस विषय में कौन-कौन से एलाइड विषय रखना है, किसे-किसे एलाइड विषय नहीं रखना है। तो ऐसी स्थिति में आप कौन होते हैं यह बीच में अच्छा ऐसे आप हाई कोर्ट से ये किस आधार पे केस करने जा रहे हैं कि एलाइड विषय में सरकार मनमानी कर रही है, आयोग मनमानी कर रही है, अपने मन से रख रही है। अरे! ये स्टैट्यूट में ऑलरेडी कहा जा चुका था कि ये अपनी इच्छा के अनुरूप जो चाहें वो विषय रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका बीच में इंटरफेयर करना या कोर्ट केस करना, ये हास्यास्पद है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लोग केस करने गए हैं। मैं आज ही लिख कर के दे दे रहा हूँ आपको, या लिख लीजिए। बहुत सारे जो केस करने गए हैं, उसमें से संभवतः उम्मीद है कि 1-2 लोग पर कॉस्ट भी लग सकता है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक प्रकार का माननीय न्यायालय के समय ज़ाया करने की वजह से या फिर किसी प्रकार के दुष्परिणाम या फिर दुष्प्रचार की वजह से आप पर कॉस्ट लगाया जाता है, जिसे जुर्माना के रूप में कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा समय-समय पे कॉस्ट भी लगाए जाते हैं। तो जिस तरह से ये लोग केस करने गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी को ही कैंसल कराने के लिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि ईबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को छीना जा रहा है। तो कुछ लोगों का अलग-अलग भिन्न-भिन्न लोगों का अजीब-अजीब तर्क है। मुझे बड़ा ही हँसी आती है जब अभ्यर्थियों की आवाज़ों को सुनता हूँ या कोर्ट करने के जो केस करने गए हैं उन पार्टीज़ की बातों को सुनता हूँ, तो बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति है। आपस में ही ये लोग लड़ भिड़ रहे हैं और आपस में एक-दूसरे का कहीं न कहीं कहिए तो विरोध वहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होने जा रहा है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पैसा फेंक सकते हैं पानी में, लेकिन इससे कुछ होने जा नहीं रहा है, यह स्पष्ट है, आज ही स्पष्ट है। ठीक है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो भी आपके मन में अंदेशा है, किसी भी प्रकार का वहम है कि उससे बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी पर आँच आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की की ऑर्डर या फिर उसकी किसी भी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने जा रही है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 विषयों की औपबंधिक सूची जारी कर दी गई है। तो चलते-चलते हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इन 3 विषयों की औपबंधिक सूची में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड था, क्या कुछ नया था जो कि पूर्व के विषयों में देखने में मिला। तो ऐसा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नवीन चीज़ें नहीं देखने को मिली और पहली बात तो ये पहली सूची है। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक विषय की 3 सूची आयोग के द्वारा निकाली जाती है। पहली सूची औपबंधिक सूची होती है। दूसरी सूची औपबंधिक सूची के बाद वाली सूची होती है, जिसमें
क्लेम किए जाने के बाद उसमें चीज़ें रहती हैं कि क्या-क्या चीज़ें स्वीकृत की गईं, क्या चीज़ें स्वीकृत नहीं की गईं। और जो तीसरी सूची होती है, वह मुख्य रूप से वो सूची निर्धारित करती है कि किसे-किसे इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। आपको मालूम होगा कि आपके विषय में जितनी-जितनी सीटें थीं, उसके मात्र 3 गुना ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आने वाला है। 3 गुना से अधिक इंटरव्यू को नहीं कॉल आने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी ये थी कि पहले क्या था कि पहली ही सूची में कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जारी कर दिया जाता था। इससे अभ्यर्थी को कहीं न कहीं यह एहसास हो जाता था कि अगर मेरा एपीआई स्कोर कट ऑफ मार्क्स के नीचे है, तो मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे पहली सूची में कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि तीसरी सूची में जिसमें कि इंटरव्यू का कहीं न कहीं इंटरव्यू की सूची जारी होगी, इंटरव्यू का यूआईडी नंबर रहेगा, उसमें कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगा। पहली सूची में यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स नहीं देखने को मिला है। इसमें अनएक्सपेक्टेड में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली। पहली बात तो सेम चीज़ें वही दोहराई गई हैं जैसे ईडब्ल्यूएस को पहले भी अगर 1 साल से पुराना है तो उसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा था। देखिए यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस अगर पुराना है, 1 वर्ष से पहले का है, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। 1 वर्ष से पहले अर्थात कब? वैकेंसी जब ये निकली थी, दिसंबर या सितंबर, अक्टूबर में 2020 में वैकेंसी निकली थी, उससे अगर 1 वर्ष पूर्व का ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट आपने अपलोड किया था, तो ऐसी स्थिति में आपको ईडब्ल्यूएस से हटा कर के जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा, राइट? जो कि पहले से भी रखा आ रहा था। दूसरी चीज़ अगर क्रीमी लेयर वगैरह आपने लगा रखा है और क्रीमी लेयर में आप अवगत हैं कि 2 तरह के सर्टिफ़िकेट होते हैं, एक जाति प्रमाण पत्र, एक एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आपने क्रीमी लेयर लगा ही नहीं रखा है, केवल जाति प्रमाण पत्र लगा रखा है, तब भी आपको ओबीसी या फिर बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हटा के जनरल में डाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने क्रीमी लेयर लगा रखा है, लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट वाली क्रीमी लेयर फॉर्म संख्या 10 के रूप में माँगा जा रहा है। यानी तो आपने अगर क्रीमी लेयर लगा रखा है और बहुत पुराना है, तब भी आपसे नया क्रीमी लेयर सर्टिफ़िकेट माँगा जा रहा है। राइट। दूसरी चीज़ें यहाँ पे सरप्राइज़िंग थोड़ा ये देखने को मिली, अभी तक ऐसा मैंने नहीं देखा था। यहाँ पे प्री पीएचडी संबंधित कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। अब तक ऐसा नहीं देखने को मिला कि प्री पीएचडी का कोर्स वर्क का सर्टिफ़िकेट वगैरह भी माँगा जा रहा है। प्री पीएचडी कोर्स वर्क क्या होता है, जो रेगुलेशन 2009 से पीएचडी कर रहे हैं, उनको 6 मंथ का कोर्स वर्क करना होता है, उस कोर्स वर्क की सर्टिफ़िकेट वगैरह मिलती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो रेगुलेशन 2009 से पीएचडी कर रखे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों जिनके बारे में कुछ आयोग को संदेह हो, उनसे प्री पीएचडी का कोर्स वर्क माँगा जा रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर आप रेगुलेशन 9 के तहत पीएचडी कर रखे हैं, तो क्या आपने भी फॉर्म अप्लाई करते समय प्री पीएचडी कोर्स वर्क लगाया था या नहीं? कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आई। हाँ, इसमें पिता के ही नाम से, पिता के एड्रेस के आधार पे आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। फादर्स के एड्रेस के आधार पे, ना कि पति के आधार पे। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि अपने पति के आधार पे लगाई हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जा रहा है पिता के आधार पर आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफ़िकेट वगैरह यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, दोबारा से भेजने के लिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नवीन चीज़ें नहीं नज़र आईं जिससे कि आपको अवगत कराना हो, सभी चीज़ें लगभग पुरानी वाली चीज़ें थीं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा कि जो 5 पॉइंट सर्टिफ़िकेट नहीं लगाए हैं, पहले भी उन्हें हटा दिया जा रहा था और अभी भी जो 5 पॉइंट सर्टिफ़िकेट नहीं लगाए हैं, उन्हें इनएलिजिबल किया जा रहा है। 5 पॉइंट सर्टिफ़िकेट किन्हें ज़रूरी था? जो रेगुलेशन 2009 से पीएचडी नहीं थे, उन्हें 5 पॉइंट सर्टिफ़िकेट लगाना था। अगर वो 5 पॉइंट सर्टिफ़िकेट नहीं लगाए हैं, तो उन्हें इनएलिजिबल कर दिया जा रहा है, राइट? अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने पूछा कि क्या रेगुलेशन 2009 से अगर मैंने पीएचडी कर रखा है और जैसा कि रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत टोटल 11 पॉइंट होते हैं, 11 पॉइंट होते हैं। तो अगर उनके पास 11 पॉइंट वाला सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो क्या उन्हें भी सर्टिफ़िकेट माँगा जाएगा, उनसे भी माँगा जाएगा या उन्हें भी इनएलिजिबल कर दिया जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास यह प्रमाण है कि आप रेगुलेशन 9 के अंतर्गत पीएचडी किए हुए हैं, अगर आपके सर्टिफ़िकेट वगैरह पे यह सब ज़िक्र है, लेकिन आपके पास 11 पॉइंट सर्टिफ़िकेट नहीं है, तब भी आपको चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पीएचडी बिल्कुल ही योग्य है और आप इसके लिए अभ्यर्थिता की सूची में अर्हित रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 451 नंबर के अभ्यर्थी के बारे में देखा जाए, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि पीएचडी वीकेएसयू आरा से 2016 में है। पीएचडी का रजिस्ट्रेशन डेट सेकेंड टर्म 2012-13 है, जबकि इस विश्वविद्यालय में पीएचडी रेगुलेशन 2009 14/1/2015 से लागू है और पीएचडी के लिए 5 बिंदु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
एक्चुअल में आयोग द्वारा बिहार के जितने भी सभी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों से सूची भी मँगाई गई थी कि आपके विश्वविद्यालय में रेगुलेशन 9 से पीएचडी कब से लागू है। तो इसलिए आयोग के पास स्पष्ट रूप से सारा डेटा उपलब्ध है कि किस विश्वविद्यालय में कब से रेगुलेशन 9 के अंतर्गत पीएचडी लागू है। इसलिए अगर उस तिथि से पहले की आपके पीएचडी के रजिस्ट्रेशन डेट होंगे, तो आपको आयोग के द्वारा 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। अगर आपने 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको अनर्हित कर दिया जा रहा है, यानी आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई भी विषय के अभ्यर्थी हों, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जिनका अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है और वो रेगुलेशन 9 के तहत नहीं आते हैं और उन्होंने 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो अभी से वो अपनी आशा को त्याग दें और बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद न रखें, क्योंकि आप अभी ही अनर्हित की सूची में आ चुके हैं। दूसरी बात, इस सूची में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको अर्हित किया गया है, तो अर्हित का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको साक्षात्कार के लिए अभी से ही संपुष्ट कर दिया गया। इसीलिए देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया आयोग के द्वारा कि यह साक्षात्कार के लिए संपुष्टि नहीं है जो अर्हित किए गए हैं। यह मात्र औपबंधिक रूप से अर्हित की सूची है, यानी कि आपके जितने भी कागजात हैं, आपके सब सही हैं, आप एक योग्य अभ्यर्थी हैं। लेकिन योग्य अभ्यर्थी का तात्पर्य कतई नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही। मैंने शुरू में ही कहा, इंटरव्यू कॉल टॉप के 3 अभ्यर्थियों को मात्र बुलाया जाएगा। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में 3 गुना अभ्यर्थी, अगर किसी कैटेगरी में 10 सीटें हैं तो 30 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, किसी कैटेगरी में 30 सीटें हैं तो 90 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ये स्थिति है, बाकी आप आगे इसमें पढ़ेंगे तो इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। ईमेल आईडी और पत्राचार के माध्यम से आपको डाक के द्वारा इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर होता है वो भेजा जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि वो यूआईडी नंबर अपना भूल चुके हैं या फिर वो पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं आयोग की वेबसाइट पे। एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे आयोग की वेबसाइट पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड अपना भूल चुके हैं। यूज़र नेम में तो वैसे ईमेल आईडी ही था और पासवर्ड में आपको अलग से पासवर्ड जनरेट करना था। तो अगर ये भूल चुके हैं तब भी आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपके इंटरव्यू कॉल लेटर प्राप्त हो जाएँगे, इसलिए निश्चिंत रहें। हाँ, बाय पोस्ट आपको बहुत देर से मिलता है, इसलिए बाय पोस्ट के भरोसे नहीं रहेंगे। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है कि साक्षात्कार देकर के जब अभ्यर्थी आए हैं, तब उनको बाय पोस्ट मिला हुआ है, रिसीव हुआ है। इसलिए आप अगर आपके ईमेल आईडी डिलीट हो गए हैं, तो अपने ईमेल आईडी को किसी प्रकार से जीवित करने की कोशिश करें और नहीं तो आप आयोग से डायरेक्ट जाकर के संपर्क करें, नहीं तो आयोग के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। ठीक है? यहाँ पे देखिए आयोग का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आप संपर्क करके अपने यूआईडी को जीवित करें, अपनी ईमेल आईडी को मेनली जीवित करें ताकि आपको साक्षात्कार की जो कॉल लेटर होते हैं वो आपको आ सकें। बाकी आप अंत तक बने रहें हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं सभी आपके प्रश्नों को कवर अप कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न मुझसे छूट गए होंगे। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालें और मुझसे सीधे जुड़ने के लिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ, वहाँ पे सीधे आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँगे। बहुत सारे अभ्यर्थी रिसर्च पेपर को लेकर के कन्फ्यूज़ रहते हैं, पब्लिकेशन को लेकर के कन्फ्यूज़ रहते हैं या उन्हें प्रॉब्लम होती है पेपर राइटिंग वगैरह में। आप सीधे पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस संबंध में, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वहाँ पे मेरा नंबर उपलब्ध है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करें, मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों के ग्रुप में तो ज़रूर करें, ताकि जो अतिथि शिक्षक यह भ्रांति में हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस कर रहे हैं पार्टी, उनसे पैसे माँग रहे हैं, उस संबंध में वो क्या करें? ताकि वो स्पष्ट रूप से सभी चीज़ों को जान करके उनका स्वयं का निर्णय हो, ना कि ऐसा हो वो केस कर रहे हैं, 10,000 15,000, एक तो उनको समय से सैलरी नहीं मिल रही है और ऐसे में वो अपना पैसा भी देंगे और उनको ये उम्मीद रहेगी कि नहीं, कम से कम इसमें प्रोसेस में लिंगर होगा तो उनकी नौकरी अधिक दिनों तक रहेगी। तो देखिए ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, इसलिए अपने समय और पैसे के व्यर्थ में व्यय होने से अच्छा है कि आप उस पैसे को सही जगह पे उपयोग करें और इन सब चीज़ों से बचें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को गेस्ट टीचरों तक ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कहीं न कहीं मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आने वाले समय आपके लिए सूचनाएँ समय पर ले आ पाता हूँ। थैंक यू सो मच।